जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13 जून थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको साथियों हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में जो आगे आने वाली जो शिफ्टें हैं इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों का किसी का भी एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है, साथियों आप लोग बिना स्किप किए हुए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों आपको इस क्लास से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सब क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिस पर साथियों आप लोग क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था कि अहमद सरहिंदी ने किस वंश के शासक को मोहम्मद साहब का वंश बताया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अहमद सरहिंदी ने मुगल वंश के शासकों को मोहम्मद साहब का वंशज यानी कि सैयद या पैगंबर मोहम्मद के वंश से ये बताया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो अहमद सरहिंदी हैं इनको दोस्तों मुगल वंश का बताया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, यहाँ पर जो एक फैक्ट है उसको भी याद कर लेना कि उन्होंने मुगल सम्राटों के शासन को इस्लामी परंपरा से जोड़ने के लिए यह दावा किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समकालीन कर्नाटक संगीति में मेलकर्ता या जो मूल राग कितने होते हैं। दोस्तों याद रखना, 72 मेलकर्ता को दो भागों में सुधा माध्यमा और प्रति माध्यमा में विभाजित किया गया है। तो कितने साथियों मेलकर्ता होते हैं? तो दोस्तों याद रखना, इसमें 72 मेलकर्ता या जो राग होते हैं 72 समूह में, जिन्हें चक्र कहा जाता है। और साथियों यहाँ से याद रखिएगा जो हनुमा तोदी नेत्र चक्र के रागों में से एक है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 72 मेलकर्ता हैं इनको 72 समूह में बांटा गया है, जिनको चक्र कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा साम्राज्य पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया था। तो दोस्तों याद रखना, जो अंग्रेजी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था, केसरी नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, रूस से हथियारों के मामले में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी जो इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक के माध्यम से छूट, सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज देने का फैसला किया है, क्योंकि अधिकांश जो भारतीय बैंक ऐसे सौदों के लिए लोन देने में हिचकाते हैं। ठीक है, इसलिए साथियों इसने जो है एग्जिम बैंक का इस्तेमाल किया है। इसलिए एग्जिम बैंक वह प्रमुख बैंक है जिसने रूस से हथियारों के मामलों में छूट या रियायतें दी हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। साथियों, जो ये मिशन है, इस मिशन तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए बेहतर माहौल बनाने और इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ठीक है साथियों, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 में 30 तक भारत की कितने प्रतिशत अधिक आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी। साथियों, आंसर हो जाएगा 40% आबादी जो है ये रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। साथियों याद रखिएगा, ई-नाम। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों ई-नाम दिया गया था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई-नाम। बाकी साथियों अन्य जो है बहुत से कार्यक्रम इसने शुरू किया था। दोस्तों, जो ई-नाम है डिजिटल राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म, जिससे किसानों को पारदर्शी और बेहतर मूल्य मिल सके। ठीक है, भारत सरकार ने दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां शुरू की थी। ठीक है, तो कौन कौन सी नीतियां थी उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि साथियों जो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। साथियों याद रखिएगा, जो कृषि निर्यात नीति थी इसको 2018 में शुरू की गई थी।
यह नीति किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने और कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है साथियों, अगला जो है एपीडा। साथियों जो एपीडा है ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो प्रमाणीकरण, बाजार सूचना, निर्यात संवर्धन और क्षमता निर्माण जैसे कार्य करता है। ठीक है, और साथियों आगे देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसको साथियों शुरू किया गया। ये जो है जैविक और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए। साथियों अगला है किसान उत्पादक संगठन। इसको दोस्तों किसानों को संगठित कर उनकी बाजार तक पहुंच और सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो साथियों ये आप लोग सारे जो है इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में साथियों ये इसमें से साथियों 3 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो साथियों तब भी आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है साथियों, अलग जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है। दोस्तों याद रखिएगा जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई स्थान में ये स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। साथियों आंसर हो जाएगा जो 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये 22 से 24 अक्टूबर को 16वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कजान रूस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विषय क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा 2024 का जो विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इसका ये विषय था। दोस्तों जो 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये ब्राजील के रियो डी जनेरिया में आयोजित किया जाएगा। ये साथियों आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह सम्मेलन दोस्तों 6 से 7 जुलाई 2025 तक होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूजा शर्मा को BBC की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस लिए शामिल किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 4000 से अधिक लावारिस और बेनाम शवों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए यह कार्य किया जो आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और सभी धर्मों के मृतकों को सम्मानजनक विदाई दी। इसलिए साथियों पूजा शर्मा को BBC की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आप लोग साथियों याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना कर दिया है। साथियों आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है 2.8% लगाया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2.8%। साथियों अगला क्वेश्चन था वेटलैंड डे 2025 विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 2 फरवरी 2025 भारत से जो है किनको आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों याद रखिएगा जो भारत की जयश्री वेंकटेशन को इनको जो है रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनको दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण जो है के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, तो आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो एक फैक्ट है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो साथियों आंसर लगाइएगा हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। ये साथियों इसकी थीम थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए साथियों आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। साथियों आंसर हो जाएगा भारत 180 देशों में से 96 स्थान पर है। कितना 96वें स्थान पर है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में भारत किस स्थान पे था, दोस्तों याद रखिएगा 93वें स्थान पे था ये।
ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस बार आपसे पूछा गया था 2024 के बारे में, लेकिन जो आगे आने वाला जो एग्जाम है इसमें पूछ सकता है, 2023 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग 2023 का भी याद रखिएगा। साथियों, अगला जो क्वेश्चन था, औरंगजेब के कब्र खोदने के संबंध में हाल ही में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों, औरंगजेब की जो कब्र थी इसको खोदने या हटाने के संबंध में हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी जो पूर्व में औरंगाबाद जिले में विद्रोह और विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो अगला क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो साथियों याद रखिएगा 217 के तहत की जाती है। परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। साथियों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये आप लोग वहां पर याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया था मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? साथियों याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका उत्तराधिकारी कौन था, ये आपसे पूछा गया था, जिसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसका नाम था, इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार। ठीक है, ये साथियों जो है इनका उत्तराधिकारी था, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। साथियों, यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहले नंबर पे साथियों कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इसने जो है 322 से लेकर के 297 ईसा पूर्व तक शासन इसने किया था। इसके बाद साथियों इसका पुत्र था बिंदुसार, इसने दोस्तों 297 से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान, इसने 268 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। फिर साथियों इसके बाद दशरथ मौर्य, 232 से 224 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और साथियों याद रखिएगा, संप्रति मौर्य भी इसके बाद थे, जो 224 से 215 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और साथियों इसके बाद सालिशुक, इन्होंने साथियों 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके बाद दोस्तों देववर्मन मौर्य, इन्होंने 202 से लेकर के 195 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। साथियों ये भी आप लोग, ये जो क्रम है इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथियों आपको जो है क्वेश्चन जरूर देखने को यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, यहाँ पर दो और हैं, इनको भी देख लीजिएगा। सतधन्वन मौर्य साथियों, ये भी साथियों 195 से 187 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और साथियों ये लास्ट और अंतिम है, ये बृहद्रथ मौर्य, ये साथियों 187 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा जो बृहद्रथ था ये अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? ठीक है साथियों, जो जीव था उसका नाम था जीवाणु और युगलीना। इसमें साथियों जो ऑप्शन दिया होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु या तो दिया होगा या तो युगलीना दिया होगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख के लगा लीजिएगा। साथियों जो युगलीना है, युगलीना में क्लोरोफिल होता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, इसलिए साथियों इसको स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश नहीं मिलता तो यह अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है, इसलिए साथियों इसको परपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए साथियों जो युगलीना है और जो जीवाणु हैं इनको जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण इसमें से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? साथियों याद रखिएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, ये इसी अधिनियम के तहत कंपनी का जो शासन था समाप्त हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। दोस्तों याद रखना, जो भारत के लिए राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यीय परिषद की सहायता मिलती थी। ठीक है साथियों, याद रखना जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, किसके तहत? तो 1858 को जो भारत सरकार अधिनियम था इसके तहत। ठीक है साथियों, याद रखिएगा जो निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया
और साथियों जो भारतीय सिविल सेवा की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, इनमें से जो कोई भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसलिए इनको सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा में बुद्ध की कौन सी गुफा है। तो साथियों याद रखना, उड़ीसा यानी जो उड़ीसा में बौद्ध धर्म से संबंधित कई ऐतिहासिक गुफाएं और स्थल हैं। उदयगिरी बौद्ध गुफाएं, ललितगिरी बौद्ध गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध गुफाएं, जिन्हें डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है। साथियों ये जो गुफाएं हैं, सारी गुफाएं आप लोग याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया हो उस साथियों उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये सारी गुफाएं साथियों उड़ीसा में जो है स्थित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा में जो 24 तीर्थंकरों से संबंधित कौन सा शिलालेख है। साथियों याद रखिएगा, जो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में पाया गया हाथी गुम्फा शिलालेख जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों से संबंधित है। तो आंसर साथियों हो जाएगा हाथी गुम्फा शिलालेख, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1946 में गांधी जी नोआखली नामक जगह की यात्रा क्यों किए थे। दोस्तों 1946 में गांधी जी नोआखली जो अब बंगाल में है इसलिए गए थे क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन के बाद भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिनमें हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए थे। साथियों जो गांधी जी थे, गांधी जी ने अहिंसा और शांति का संदेश देने, हिंसा रोकने और पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने के लिए नोआखली के गांव-गांव में पद यात्रा की थी। ठीक है साथियों, यहाँ से आप लोग आंसर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शांति समितियां बनाई गई और दोनों समुदायों से संवाद किया। उनके प्रयासों से क्षेत्र में शांति लौटने लगी और पुनर्वास कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो माजुली द्वीप है ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है तो साथियों आंसर लगाइएगा असम राज्य में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। साथियों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यम, ये साथियों 30 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया इन्होंने। और साथियों इन्होंने अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया तो दोस्तों याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो दोस्तों इसमें जो है एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। साथियों आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। साथियों ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए साथियों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS एक्सेल में जो हैज RFRF त्रुटि कब आती है, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो ये त्रुटि है ये त्रुटि तब आती है जब कोई सूत्र किसी ऐसे सेल या सेल रेंज को संदर्भित करता है जो अब मौजूद नहीं है या अमान्य हो गया है। ऐसे अक्सर तब होता है दोस्तों जब कोई सेल पंक्ति या स्तंभ हटा दिया जाता है या कोई डेटा पेस्ट करने के कारण सूत्र में सेल का संदर्भ बदल जाता है, तब साथियों ये जो है एरर आती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग क्या है। दोस्तों याद रखना कि जो Ctrl+H शॉर्टकट जो की है इसका उपयोग मुख्य रूप से फाइंड एंड रिप्लेस यानी किसी शब्द या वाक्यांश को खोजकर उसे दूसरे शब्द से बदलने के लिए किया जाता है और खासकर MS वर्ड और अन्य टेक्स्ट एडिट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो Ctrl+H है इसका उपयोग फाइंड प्लस रिप्लेस के लिए किया जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में वाटर मार्क को कैसे हटा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में खोलेंगे, इसके बाद जो है मेन्यू बार में डिजाइन टैब पर जाएंगे, फिर वाटर मार्क विकल्प पर क्लिक करेंगे और लिस्ट में सबसे नीचे रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और साथियों इतना करते ही डॉक्यूमेंट से वाटर मार्क हट जाएगा। ये साथियों इसका प्रोसेस होता है हटाने का वाटर मार्क MS वर्ड से। ठीक है साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के जर्मन डार्ट्स ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है।
दोस्तों आयोजन इसका कब हुआ था? तो 19 से 21 अप्रैल 2025 को म्यूनिख के कल्चरल जेनिथ में हुआ था। इसमें साथियों 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इस बार माइकल वैन गेरवेन ने फाइनल में जियान वान वीन को 8-5 से हराकर चौथी बार साथियों ये खिताब जीता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा और साथियों यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। आपसे पूछा गया था कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना वहाँ पर एक ऑप्शन दिया था त्याग या अभाव। दोस्तों ये जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, तो आंसर साथियों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों जो 5 तरीके हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश या वंशानुक्रम द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, साथियों जो चौथा है ये देशीकरण द्वारा, और साथियों जो 5वां है ये भारत में किसी क्षेत्र के सम्मिलित द्वारा। साथियों इसका जो है ये 5 तरीके हैं जो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा त्याग या अभाव, ये ऑप्शन में था तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बल्कि साथियों जो ये त्याग या अभाव है यह नागरिकता छोड़ने का एक तरीका नहीं है, इसलिए विकल्पों में से त्याग भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है ये शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य दोस्तों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना, शहरी क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना है। ठीक है साथियों, बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की, तो इसका अर्थ होता है न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका या जो सरकार है के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है साथियों, तो इसका जो है आप लोग यहाँ से आप समझ में आ गया होगा न्यायिक समीक्षा का। साथियों क्वेश्चन क्या देखते हैं? पूछा गया था कि बेंजीन का निर्माण कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो बेंजीन है, बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला और औद्योगिक दोनों स्तरों पर कई विधियों से किया जा सकता है। जैसे कि सोडियम बेंजोएट प्लस सोडा लाइम विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर दोस्तों बेंजीन बनता है। ठीक है, ये विधि आप लोग याद रखिएगा। ये साथियों किया जाता है फिनॉल प्लस जिंक विधि के द्वारा। इसमें जो है फिनॉल को जिंक धूल के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, जो ये क्वेश्चन है इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद भारतीय बैंकों में क्या बदलाव आए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जो 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारतीय बैंकों में जो कई महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, और साथियों इनमें से जो ऑप्शन में दिया होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बदलाव है उनको देख लेते हैं। बैंकों का पुनर्गठन किया गया जिससे उनकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। गैर निष्पादित संपत्तियों में कमी लाने के लिए सख्त कदम उठाए गए। निजी बैंकों की स्थापना को अनुमति दी गई जिससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। विदेशी निवेश ईडीआई और विदेशी बैंकों के प्रवेश को गुणवत्ता में सुधार हुआ। विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी बैंकों के प्रवेश को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे जो एक पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत किया गया जिससे बैंकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनी। ठीक है, इन सुधारों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बन गया था। ठीक है साथियों, इतने क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में जो है पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह की क्लास को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।